नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत की घटना चक्र की 27 नंबर टॉपिक खिलाफत आंदोलन। देखिए, अभी तक 1 से लेकर 26 नंबर जो टॉपिक है घटना चक्र की कंप्लीट कर दिया गया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। सिस्टमेटिक ढंग से देखिए कि एक टॉपिक को देखिए। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। अभी नए साल में आप बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसको एक बार ज़रूर आप देख के जाए, काफ़ी ही आपको लाभ मिलेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की। देखिए, खिलाफत इसका जो पद है बिल्कुल खलीफा से, ठीक है। इसका जो संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। खलीफा मूवमेंट के रूप में, खिलाफत मूवमेंट के रूप में भी इसे समझा जा सकता है। आपको ध्यान होगा, मुस्लिमों में पैगंबर मोहम्मद के बाद से उनके जो भी यहाँ पे उत्तराधिकारी के रूप में जो सबसे बड़ा पद हुआ, उसी का नाम रखा गया, यहाँ पे खलीफा का पद रखा गया। अर्थात पूरे के पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम धर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला पद। और ये पद जो हुआ करता था, आप देखेंगे लगभग 1917-18 के आसपास यहाँ पे, तो तुर्की में वहाँ का जो खलीफा था, अर्थात पूरी तरीके से मुस्लिम धर्म गुरु के रूप में, सबसे सुप्रीम कोर्ट के रूप में वहाँ पे सबसे मौजूद था। अब यही समस्या थी। देखिए, जब भी धार्मिक भावनाओं को लेकर सामने आती है तो लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, और ये हमें यहाँ भी दिखाई देता है, क्योंकि भारत में भी मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद थी। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि ब्रिटेन का धीरे धीरे यहाँ पे तुर्की पे कंट्रोल होने लगता है, बहुत हद तक हो भी जाता है। और अब बारी आती है उस बड़े खलीफा के पद की, उसकी भी ख़त्म करने की बारी आती है। और इसी का जो विरोध किया गया भारत के मुसलमानों के द्वारा, इसीलिए इसको खिलाफत आंदोलन के रूप में इसको जाना जाता है। और इस खिलाफत आंदोलन का, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से अप्लाइड किया गया महात्मा गांधी के दौरान, क्योंकि ये वही समय है जब रॉलेट एक्ट भी हुआ, खिलाफत, ठीक है, आंदोलन भी हुआ, और पूरी तरीके से इसको असहयोग आंदोलन के रूप में शामिल भी कर लिया गया। अब ये कैसे हुआ है, एक टॉपिक को आप देखते चलिए। जब मैं आऊँगा मॉडर्न हिस्ट्री को ब्रीफली जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, तो सारे चीज़ों को एक जगह कंपाइल करके आपको समझाऊँगा, तो फिर एक बेहतर इमेज बन पाएगी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं इसको, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत इसकी समरी जरूर बैकग्राउंड क्लियर होगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग थ्योरी पोर्शन की। उसके तत्पश्चात लगभग 17-18 MCQ की बात करेंगे, जो किसी न किसी स्टेट PCS में और UPSC में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में घटना चक्र की पूरी सीरीज हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और उसके तत्पश्चात NCERT की सीरीज भी चल रही है, और UPSC और स्टेट PCS को ध्यान में रख के एक एक लेक्चर को कंप्लीट किया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, नए साल में, ठीक है, जितने भी रिसोल्यूशन है इसको पूरा किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन की थ्योरी पोर्शन को। अब खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। कुछ न कुछ अगुवा होना चाहिए प्रतिनिधित्व करने के लिए, क्योंकि एक मास मूवमेंट पे इतने बड़े आंदोलन को चलाना है अंग्रेजों के खिलाफ, जबकि उस समय ऐसा माना गया कि अंग्रेज खुद मुस्लिमों के फेवर में थे। डिवाइड एंड कन्क्यूर, फूट डालो राज करो की नीति, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जाना मुस्लिमों के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन जैसे ही धार्मिक भावनाएं सामने आई, बिल्कुल यहाँ पे एकजुट होने लगे। ये नाम है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, शौकत अली, मोहम्मद अली, इनका नाम हमेशा याद रखिएगा। यथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार का समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का यहाँ पे विघटन कर दिया। विघटन करने का समझ रहे हैं ना, तुर्की का मरीज, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि सारे लोग चाहते हैं कि तुर्की का मरीज मर जाए, कमजोर हो चुका था।
भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे धर्म गुरु का पद खत्म कैसे किया जा सकता है। यही है धार्मिक सेंटिमेंटल की भावना। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए, क्योंकि गांधी जी को भी यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को यूनाइटिफिकेशन के लिए बिल्कुल एक एक बहुत ही अच्छा उनको समय दिखा, यहाँ पे मिला लिया कि वे साथ चलेंगे तो फिर अंग्रेजों का जोरदार तरीके से विरोध कर पाएंगे। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाली खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता खुद देखिए महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में नहीं प्राप्त हो सकता। और ये बिल्कुल सही भी है। अभी तक कुछ इस तरह का मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा हिंदू और मुस्लिम को लेके। और आजकल तो आए दिन सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक दंगे, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, कुछ इस टाइप की घटनाएं आपको दिखाई भी देगी। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, ध्यान रखिएगा, जब वे क्या थे, नेशनलिस्ट थे। आगे आप देखेंगे डायरेक्ट, देखिए हिस्ट्री जब भी आप पढ़ते हैं तो किसी व्यक्ति पे डायरेक्ट कटाक्ष कर देना बिना कुछ सोचे समझे, ये आपकी मतलब मैच्योरिटी को नहीं दर्शाता है, आपकी होता है ना कम ज्ञान को दर्शाता है। क्योंकि आप जैसे ही मुस्लिम लीग की बात आती है, अभी आप वर्तमान में कितनी भी बातें उसमें कर दें, लेकिन हिस्ट्री को जब सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ वहाँ पे जरूर ही ऐसे तथ्य नज़र आएंगे, जरूर ही ऐसा सिचुएशन नज़र आएगा जो कि उस समय कोई भी होता तो थोड़ी बहुत झुकाव वहाँ पे होता ही होता। तो मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी कि भाई धर्म अपनी जगह है और यहाँ पे जो पॉलिटिक्स से अपनी जगह है। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट खिलाफत आंदोलन से संबंधित। आइए अब इसी से संबंधित बात करते हैं लगभग 17-18 MCQ की। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शौकत अली है, मोहम्मद अली है, दोनों भाई तो यहाँ पे मौजूद है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 2। कुछ नाम है, मैंने बताया था शुरू में, इस नाम को जरूर आप देखने का प्रयास कीजिएगा। शौकत अली, मोहम्मद अली, इन दोनों का नाम तो अनिवार्य है, दोनों भाई थे। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फराजी आंदोलन के संस्थापक थे। फराजी देखेंगे आगे जब आप पढ़ेंगे, फर्जी आंदोलन के नाम से भी इसको जाना गया। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मोहम्मद अली और यहाँ पे शौकत अली। पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार करना,
पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत की रक्षा, और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो यही था ऑटोमन साम्राज्य तुर्की वाला, ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा पहला और चौथा। 4 तो ऑलरेडी है। और पहला, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, जिसमें गांधी जी ने इसीलिए असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी को। अंग्रेज द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 23 नवंबर, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? बड़ा सिंपल सा जवाब है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा। बीपीएससी देखिए 2008 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था गांधी जी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? नाम है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? नाम था उनका हकीम अजमल खां। ध्यान रखिएगा, हकीम अजमल खां। इसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिल उल मुल्क की पदवी त्याग थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी और रॉलेक्ट एक्ट में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी त्याग कर दी थी। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? किसने सावधान किया हुआ था? नाम है यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इसके द्वारा बोला गया कि पॉलिटिक्स और धार्मिक चीज़ों को भाई मिक्स ना करें, सेपरेट रखें। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की? नाम था एम जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? इसमें परिणाम यही था, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में यहाँ पे कमी आई, क्योंकि साथ में रह के प्रतिनिधित्व करना एक बहुत बड़ी बात थी। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है स्वामी श्रद्धानंद। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समकक्ष भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः किसने?
ठीक है, मैंने मुख्यतः किस कारण से यहाँ पे किया गया? खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, बिल्कुल सही है। खलीफा को हटाने के लिए, अब हटाने के लिए फिर कांग्रेस यहाँ पे क्यों करेगी? देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल सही है। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं था। उस समय जिन्ना खुद नेशनलिस्ट था। पहला और तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट है। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा की पुनः स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए किया। गांधी जी के अनुसार यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने लिखा था, जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो, तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई? उस शहर का नाम था इलाहाबाद। गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, इस मिसाल में कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? किससे है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से लेकर 1922 के दौरान जो हुआ। एचिंसन है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इसकी उक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में थी और यहाँ पे ज्ञातव्य है कि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं को समीप ला दिया। मुहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले और भारतीय बाद में। नेक्स्ट, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी इसकी खिलाफत आंदोलन की, ध्यान रखिएगा, खिलाफत आंदोलन की। मोपला लोग हैं, केरला के क्षेत्रों पे देख सकते हैं। केरला प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखल को लेकर थी। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन भी अपने जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। ये रहा पूरा का पूरा खिलाफत आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट क्लास हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल आप लोग जरूर देखिए। चलिए फ्रेंड्स, शेयर करते रहे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।